टीजीटी आर्ट के इस वीडियो के माध्यम से हम आज कला के सिलेबस और कला के बारे में समझेंगे। ये पहली वीडियो है, तो इसमें सिर्फ हम कला के सिलेबस और कला के बारे में जानेंगे। तो कला की बात करें हम तो कला का अर्थ सबसे पहले हम देख लेते हैं। कला का अर्थ, कला का अर्थ, कला के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है सुंदर, सुंदर या सुख देने वाला, सुख देने वाला, हुनर अथवा कौशल। ये हमारे कला का अर्थ हो गया। कलाकार सुंदर, सुख देने वाला, हुनर अथवा कौशल को ही हम कला कहते हैं या कह सकते हैं, या कला का अर्थ है। अब इसकी परिभाषा भी हम देख लेते हैं। परिभाषा की बात करें तो मनुष्य की ऐसी रचना, मनुष्य की ऐसी रचना जो उसके जीवन में आनंद की अनुभूति कराए। ये हमारी कला की सिंपल परिभाषा है कि मनुष्य की ऐसी रचना जो इसके जीवन में आनंद की अनुभूति कराए। आनंद की अनुभूति कराने वाले वस्तु ही क्या कहलाएंगी? कला कहलाएंगी। ये कला की सिंपल परिभाषा हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर कला हमारी कितने प्रकार की होती है। कला के कुछ प्रकार भी हैं। कला का प्रकार हम देखेंगे आगे। कला के प्रकार, कला के प्रकार, कला के प्रकार के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कला जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। यह संस्कृत भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति कल धातु से मानी जाती है। कल धातु, इसकी उत्पत्ति कल धातु से उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ये भी ध्यान रखेंगे। यह संस्कृत भाषा का शब्द है, इसकी उत्पत्ति कल धातु से मानी जाती है। अब आगे हम चलेंगे, कला के प्रकार को देखेंगे। कला का प्रकार है पहला, कला के पहले प्रकार को हम देखेंगे तो इसे हम कहते हैं वास्तुकला। पहला प्रकार वास्तुकला, वास्तुकला या स्थापत्य कला। वास्तुकला, स्थापत्य कला, ये कला हम देख लेंगे ये कला होती क्या है। वास्तुकला में क्या होती है कि भवन निर्माण की कला आती है। भवन निर्माण की कला, भवन निर्माण की कला में हम वास्तुकला को रखते हैं। वास्तुकला में जैसे भवन निर्माण की कला, जैसे हम बनाते हैं दुर्ग हो गया और मकबरे हो गए, और जैसे मकबरे स्तूप हो गए, ये सभी वास्तुकला के अंतर्गत आती है। दूसरे नंबर पर बात करें, दूसरे नंबर पर मूर्ति कला आती है। मूर्ति कला, मूर्ति कला में हम धातु के छोटी बड़ी मूर्तियों के बारे में पढ़ेंगे। धातु के हम छोटे बड़े मूर्ति आती है इसमें। वास्तुकला में भवन निर्माण की कला आती है। मूर्ति कला में धातु की छोटी बड़ी मूर्तियां आती हैं। तीसरे में चित्रकला, तीसरा है चित्रकला। चित्रकला में जो भित्तियों पर, भित्ति या दीवारों, भित्ति दीवारों अथवा भोजपत्रों, भित्ति दीवारों भोजपत्रों तथा कागजों पर जो कला बनाई जाती है वो कला चित्रकला के अंतर्गत आती है। चौथे नंबर पर हम देखेंगे तो मृदभांड कला आती है। मृदभांड कला,
इसके अंतर्गत मिट्टी के बर्तनों पर जो कलाकारी की जाती है वो हम मृदभाट कला के अंतर्गत रखते हैं। 5वें नंबर पर हमारी आती है मुद्रा कला। मुद्रा कला के माध्यम से हम मुद्राओं पर की गई कलाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। मुद्राओं पर किए गए कला। और इसके बाद 6वें नंबर पर देखें तो प्रस्तर कला आती है। प्रस्तर कला के माध्यम से हम पत्थरों की जो बनी मूर्तियां हैं, पत्थरों की मूर्तियां उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पत्थरों की मूर्तियां और औजार के बारे में अध्ययन करेंगे। 7वें नंबर पर हमारी आती है मूर्ति प्रस्तर कला हो गई। इसके बाद दंत कला। दंत कला में हम हाथियों के दांत से बने कलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। 8वें नंबर पे आती है, 8वें नंबर पे आएगी मृतिका कला। मृतिका कला में हम देखेंगे मिट्टी के छोटे मोटे खिलौने जो बने हैं, छोटे बड़े खिलौनों के बारे में हम पढ़ेंगे मृतिका कला में। ये हमारी कलाएं होंगी। पहले में वास्तुकला या स्थापत्य कला आ गई है, जिसमें भवन निर्माण या दुर्ग मकबरे या स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। मूर्ति कला है, जिसमें धातु की छोटी बड़ी मूर्तियां आती हैं, इसको इसमें रखेंगे। और चित्रकला है, भित्ति या दीवारों, भोजपत्रों या कागजों पर जो चित्र बनाई जाती हैं वो चित्रकला के अंतर्गत आती हैं। और मृदभांड कला है, जो मिट्टी के बर्तन हैं, मृदभांड कला के अंतर्गत आते हैं। मुद्रा कला, जो मुद्राओं पर की गई कला है, वो मुद्रा कला के अंतर्गत आती है। प्रस्तर कला, जो पत्थरों की मूर्तियां को बनाया जाता है, उनको काट छाट करके बनाया जाता है, वो प्रस्तर कला के अंतर्गत आती है। दंत कला की बात करें तो हाथियों के दांत से निर्मित कला को दंत कला के अंतर्गत रखेंगे। मृतिका कला की बात करें तो मिट्टी के छोटे बड़े खिलौने हैं जो है मृतिका कला के अंतर्गत आते हैं। अब हमने इन सबको देख लिया है। अब आगे हम देखेंगे कला को लेकर कई विद्वानों की अलग अलग अवधारणाएं हैं, उनकी अवधारणाओं को भी हम देख लेते हैं। कला की अवधारणा। कला की अवधारणा। कला की अवधारणा की बात करें तो पहले नंबर पे आते हैं महान दार्शनिक प्लेटो। प्लेटो जी ने कला को सत्य की अनुकृति माना है। सत्य की अनुकृति माना है। नंबर पर बात करें तो हेगेल। इन्होंने कला को भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम कहा है। कला के माध्यम से हम भौतिक सत्ता को व्यक्त करते हैं। तीसरे नंबर की बात करें तो क्रोचे साहब आते हैं। क्रोचे साहब ये कला को कहते हैं बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति। बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति। और चौथे नंबर पे आते हैं टैगोर जी। जो कला के कहते हैं गंभीरता अंतर की अभिव्यक्ति करता है। तो कला की बात करें तो प्लेटो जो है, एक बार फिर से देख लेंगे। प्लेटो जी ने कला की
अवधारणा में कहा है कि कला को सत्य की अनुभूति माना है, और हेगेल साहब ने भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम कहा है, और क्रोचे ने बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति कहा है, और टैगोर ने गंभीरतम अंतर की अभिव्यक्ति करता है। मनुष्य कला के माध्यम से अपने गंभीरतम अंतर की अभिव्यक्ति करता है। तो कला के हमने अवधारणाएं भी देख ली हैं, अब आगे चलते हैं। हम देखेंगे कला और संस्कृति में संबंध। कला और संस्कृति में संबंध। कला और संस्कृति के संबंध की बात करें तो संस्कृति जो है कला पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है, क्योंकि कला के माध्यम से ही संस्कृति का धीरे धीरे विस्तार होता है। कला संस्कृति देखेंगे कला कला और संस्कृति में संबंध के माध्यम से आधुनिक रूप से हम कला को दो भागों में बांट लेते हैं। पहला होता है उपयोगी कला, और दूसरा होता है ललित कला। उपयोगी कला की बात करें तो ये मनुष्य जीवन के लिए या मनुष्य समाज के लिए उपयोगी होती है। मनुष्य समाज के लिए उपयोगी। और ललित कला की बात करें तो ये पाश्चात्य दृष्टिकोण से आया है, जो पाश्चात्य शैली की एक विशेषता है कि उनके द्वारा ही ललित कला का उद्गम किया गया है। इसमें क्या होता है कि हम सौंदर्य प्रधान चीज़ों का अध्ययन करते हैं। सौंदर्य प्रधान इसके माध्यम से हम स्थापत्य कला के बारे में पढ़ते हैं। मूर्तियों के और चित्रकारी आदि के बारे में हम पढ़ते हैं ललित कला में। कला और संस्कृति के संबंध की बात करें तो कला और संस्कृति काफ़ी हद तक एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहती है, क्योंकि कला के माध्यम से ही संस्कृति का विकास होता है। अब कला के माध्यम से ही संस्कृति का विकास होता है तो हम देखेंगे कि संस्कृति के दो भाग होते हैं। एक होता है बाह्य और दूसरा आंतरिक भाग। बाह्य भाग में देखना, सुनना और शिल्प कलाएं आती हैं, तथा आंतरिक शक्ति ये आंतरिक भाग में आती है चारित्रिक गुण। चारित्रिक गुण ये हमारी आंतरिक शक्ति के उदाहरण हैं। बाह्य शक्ति में देखना, सुनना और शिल्प कला आ जाएंगी, और आंतरिक में चारित्रिक गुण आ जाएंगे। अब आगे हम देखेंगे कि भारतीय चित्रकला की क्या क्या विशेषताएं हैं। भारतीय चित्रकला की विशेषताएं। भारतीय चित्रकला की विशेषताएं की बात करें तो धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता देखने को मिलता है, क्योंकि भारतीय कला जो है भारतीय संस्कृति जो है कला के माध्यम से ही जन जन तक पहुंची है। जैसे हम देखते हैं कि अजंता गुफाएं हैं, इनमें सब बौद्ध धर्म की अनेक अनेक कथाएं हैं, बौद्ध धर्म के अनेक अनेक स्तूप हैं, इनके माध्यम से ही बौद्ध संस्कृति का विकास हुआ है। अंतः प्रकृति से अंकन मनुष्य प्रकृति के बारे में शुरुआत से ही रुचि रखता है। यहाँ देखने को मिलता है अजंता की चित्रकारी। अजंता जैसे गुफाओं की चित्रकारियों में देखने से पता चलता है कि मनुष्य प्रकृति को लेकर काफी उत्सुक रहता है। और कल्पना की बात करें तो मनुष्य कल्पना कला भारतीय चित्रकला की एक महत्वपूर्ण विशेषता है ये कल्पना, क्योंकि भले चाहे देवी देवताओं का एक्चुअल में कुछ उनका निशान ना हो, लेकिन हम फिर भी लाखों करोड़ों लोग देवी देवताओं को अपने हृदय में बसाया रहते हैं, मानते हैं उनको। और तीसरे चौथे नंबर पर हम देखते हैं प्रतीकात्मकता। कला की यह एक प्रकार की भाषा होती है प्रतीकात्मकता, क्योंकि इसके माध्यम से हमें कला के कला जो देखती है उसे क्या कहना चाहती है उसके बारे में हमें पता चलता है। जैसे हम देखते हैं कि सर्प देख लेंगे तो उसे यह शंकर जी का प्रतीक है, जिससे हम जान जाएंगे कि यह शंकर जी है।
और जैसे कमल का फूल पर विराजमान कोई देवी है तो उसे हम जान जाएंगे ये लक्ष्मी माता यानी कि धन की देवी का प्रतीक है। वैसे आदर्शवादिता, भारतीय चित्रकला में आदर्शवादिता को भी देखने को मिलता है, क्योंकि भारतीय चित्रकार जो जिस प्रकार कोई वस्तु को देखते हैं या संसार को देखते हैं उस प्रकार उसका चित्रण न करके वास्तव में जैसा होना चाहिए उस प्रकार चित्रण करते हैं। और भारतीय चित्रकला अक्सर साहित्य पर आधारित होती है, जो कवियों द्वारा लिखे गए या बनाई गई कहानियों के ऊपर आधारित होती है। अब आगे हम देखेंगे कि भारतीय चित्रकला का अध्ययन स्रोत, हम आखिर भारतीय चित्रकला कहाँ कहाँ से पढ़ेंगे। भारतीय चित्रकला के अध्ययन स्रोत, भारतीय चित्रकला के अध्ययन के ऐतिहासिक ग्रंथ के माध्यम से जो राजाओं महाराजाओं के काल में जो घटित घटनाएं हैं उनके में ऐतिहासिक स्रोत ऐतिहासिक ग्रंथ के माध्यम से हम जानते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं शिलालेख। शिलालेख के माध्यम से भी हम भारतीय चित्रकला के बारे में जानते हैं। जैसे सम्राट अशोक ने शिलालेख के बारे में शिलालेख पर अपने प्रशासन के बारे में खुदवाया है, उनसे हम पता चलते हैं। और प्राचीन खंडहर जो हैं जैसे सिंधु घाटी है, वहाँ से कुछ खुदाई के दौरान कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, वहाँ से हम जानते हैं। और मोहरों तथा मुद्राओं पर अंकित चित्रों के माध्यम से जानते हैं। और यात्रियों के वृतांत, जैसे चंद्रगुप्त के मौर्य के समय में मेगास्थनीज आया था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में फायान आया था, तो यात्रियों के वृतांत उन्होंने एक एक कथा लिखी, अपनी यात्राओं की कथा लिखी है, उनके माध्यम से भी जानते हैं। और बादशाहों द्वारा लिखित आत्मकथा के माध्यम से भी हम जानते हैं। जैसे आईन अकबरी लिखा है अकबर के बारे में, वहाँ से हम जानते हैं चित्रकला के अध्ययन के स्रोत के बारे में। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि हमें कला में क्या क्या पढ़ना है। अब आगे हम अगली क्लास में हम कला के बारे में बताना स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।